नमस्कार। आप देख रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक हिस्ट्री से लाइन बाय लाइन प्रश्न। तो चलते हम चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बुग्याल बुग्याल किसे कहा जाता है? तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह को कहा जाता है। बुग्याल किस ऊंचाई पर स्थित होते हैं? 12,000 फुट या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बुग्याल में किस मौसम में घनी हरियाली छा जाती है? तो मानसून के समय। घुमंतू चरवाहे किसे कहा जाता है? तो घुमंतू चरवाहे जो रोजी रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं उसे कहा जाता है। गुज्जर बकरवाल समुदाय किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। गुज्जर बकरवाल किस प्रकार के पशु पालते हैं? भेड़ और बकरी। जाड़ों में गुज्जर बकरवाल किस क्षेत्र में चले जाते हैं? शिवालिक की निचली पहाड़ी में। गर्मियों में गुज्जर बकरवाल किस दिशा में जाते हैं? उत्तर में। गुज्जर बकरवाल कश्मीर की घाटी में कैसे पहुंचते थे? तो पीर पंजाल दर्रों को पार करके। गद्दी समुदाय किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी समुदाय किस प्रकार की चरवाही करता है? भेड़ बकरी की चरवाही। गद्दी लोग गर्मियों में कहाँ जाते हैं? लाहौल और स्पीति में। 1850 के दशक में कांगड़ा के गुजरों का वर्णन किसने किया था? जेसी वार्स ने किया था। जेसी वार्स के अनुसार गुर्जर किससे अपना जीवन यापन करते थे? दूध, घी और मवेशी से मिलने वाली चीजों की बिक्री से। गुज्जर मंडप किससे बनाए जाते हैं? रिंगल, पहाड़ी बांस और घास से बनाए जाते हैं। गुज्जर मंडप किस ऊंचाई पर होते हैं? 5,000 से 6,000 फुट की ऊंचाई पर। इस अध्याय में भारत के बाद किस क्षेत्र में चरवाहों का अध्ययन किया गया है? अफ्रीका में। गढ़वाल और कुमाऊं के बहुत से गुज्जर मूलतः कहाँ से आए थे? जम्मू से। हिमालयी चरवाहों का साल में चारागाह बदलने का मुख्य कारण था मौसम के अनुसार चारागाहों की उपलब्धता। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय किस प्रकार के लोग थे? मौसमी चरवाहे थे। भावर किसे कहते हैं? तो निचली पहाड़ी के आसपास का सूखा जंगल को कहते हैं। धंगर समुदाय किस राज्य का प्रसिद्ध चरवाहा समुदाय है? महाराष्ट्र का। धंगर समुदाय मुख्य रूप से क्या करते थे? भेड़ बकरी पालते थे। धंगर गरारिये मानसून के समय कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र के मध्य पठारों में। धंगर गगरिये खरीफ की कटाई के बाद कहाँ चले जाते थे? पश्चिम की ओर कोंकण के इलाके में चले जाते थे। कोंकण के किसान धंगर चरवाहों का स्वागत क्यों करते थे? उनके मवेशियों से खेतों को खाद मिलती थी। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कहाँ लौट जाते थे? तो मध्य पठारों की ओर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय किस पशु का पालन करता था? गाय भैंस का। कर्नाटक के कुरुमा और कुरुबा समुदाय क्या करते थे? तो भेड़ बकरी पालना
और हाथ से बुने कंबल बेचना। बंजारे मुख्यतः किस कार्य से जुड़े थे? तो व्यापार और आवागमन से बंजारे जुड़े थे। रायका समुदाय किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। रायका समुदाय का प्रमुख पशु कौन था? ऊंट। रायका चरवाहे अक्टूबर के बाद क्या करते थे? नए चारागाहों की तलाश में निकल जाते थे। बुकानन ने किस समुदाय का वर्णन अपनी यात्रा में किया था? गोल्ला समुदाय का। बुकानन के अनुसार गोल्ला परिवार कहाँ रहते थे? तो जंगल के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते थे। पौधे की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाले हिस्सों को क्या कहा जाता है? ठूंठ कहा जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रायकाओं की बस्ती को क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। अंग्रेज सरकार के लिए जमीन से मिलने वाला लगान क्या था? आय का प्रमुख स्रोत था। अंग्रेज अफसर किस प्रकार की जमीन को बेकार मानते थे? तो बिना खेती की जमीन को अंग्रेज अफसर बेकार मानते थे। 19वीं सदी के मध्य में सरकार और गैर खेतिहर जमीन के साथ क्या किया? अपने कब्जे में लेकर दूसरों को सौंप दिया। वन अधिनियम लागू होने से क्या हुआ? तो चारागाहों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। अंग्रेज अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से क्या नुकसान होता है? पौधे की नई कोंपलें नष्ट हो जाती है। चारागाहों को जंगल में प्रवेश करने के लिए क्या लेना पड़ता था? परमिट। अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया? 1871 में। अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत कितने अपराधी घोषित किया गया? दस्तकारों, व्यापारियों और चारागाहों को अपराधी अधिनियम के तहत अपराधी घोषित किया गया था। अंग्रेज अधिकारी घुमंतू लोगों को कैसे देखते थे? शक की नज़र से देखते थे। अंग्रेजों ने चारागाहों पर कौन सा कर लगाया? चरवाही कर लगाया। 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने क्या कहा? चरवाही इलाकों में गिरावट आई। 1850 से 1880 के दशक में टैक्स वसूली का काम किसे सौंपा गया? ठेकेदार को। कुछ चरवाहों ने स्थिति से निपटने के लिए क्या किया? जानवरों की संख्या घटा दी। सिंध में प्रवेश पर रोक लगने के बाद रायका चरवाहे कहाँ गए? राजस्थान। औपनिवेशिक शासन में चरवाही टैक्स किस पर लगाया गया? हर जानवर पर लगाया गया। औपनिवेशिक शासन में चरवाहों को किस प्रकार की जिंदगी अपनानी पड़ी? निर्भर और नियंत्रित। अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाही गतिविधियों पर निर्भर है? 2.25 करोड़। मासाई समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तरी केन्या से तांजानिया के घास के मैदानों तक फैला था। ब्रिटिश केन्या और जर्मन टांगानिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कब खींची गई? 1885 में। औपनिवेशिक शासन के बाद मासाइयों
कि कितनी जमीन उससे छीन ली गई? 60%। किस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण मासाई चारागाहों पर कब्जा करके किया गया था? मासाई मारा राष्ट्रीय उद्यान। तंजानिया में किस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण मासाइयों के चारागाह छीने गए? तो सेरेनगेटी पार्क। नामीबिया में कौन से क्षेत्र के चरवाहों को सीमाओं के कारण कठिनाई हुई? काओकोलैंड। काओकोलैंड के चरवाहों के अनुसार नई सीमाओं ने उन्हें किस स्थिति में डाल दिया? कैद जैसी स्थिति में डाल दिया। मासाई लैंड में सूखे के समय चरवाहे क्या नहीं कर सकते थे? खेती नहीं कर सकते थे। 1933-34 के सूखे के दौरान मासाइयों को कितने मवेशी मर गए? तो आधे से अधिक मवेशी मर गए। मासाई समाज किन दो सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था? तो मासाई समाज वरिष्ठ जन और योद्धा सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था। मासाई समाज में निर्णय लेने का कार्य कौन करता था? वरिष्ठ जन। औपनिवेशिक शासन के दौरान योद्धाओं की कौन सी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई? हमले और लड़ाइयों पर रोक लगा दी गई। औपनिवेशिक शासन के बाद मासाई समाज में किस वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई? मुखिया की। अमीर चरवाहे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करते थे? जानवर और जमीन खरीदते थे। औपनिवेशिक बदलाव से मासाई समाज में कौन सा नया विभाजन उभरा? अमीर और गरीब चरवाहों में अंतर। आधुनिक समय में पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री चरवाही को कैसे देखते हैं? टिकाऊ जीवन शैली के रूप में। अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाही गतिविधियों पर निर्भर है? 2.25 करोड़। मासाई समुदाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र के निवासी है? पूर्वी अफ्रीका के। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का विस्तार किन देशों तक था? उत्तरी केन्या से तंजानिया तक। 1885 में ब्रिटिश केन्या और जर्मन टांगानिका के बीच क्या बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। औपनिवेशिक शासन के दौरान मासाइयों की कितनी भूमि उससे छीनी गई? 60%। कौन से राष्ट्रीय उद्यान मासाइयों के चरगाहों पर कब्जा करके बनाए गए? मासाई मारा और सेरेनगेटी पार्क बनाया गया। नामीबिया के कौन से 2 क्षेत्र चरवाहों के पारंपरिक मार्ग थे? काओकोलैंड और ओबाम्बोलैंड। औपनिवेशिक सरकारों ने चरवाहों की आवाजाही को किस माध्यम से नियंत्रित किया? तो परमिट प्रणाली से नियंत्रित किया। औपनिवेशिक शासन के समय चरवाहों के लिए बाजारों में प्रवेश पर क्या स्थिति थी? प्रतिबंध। औपनिवेशिक अफसर चरवाहों को किस रूप में देखते थे? बर्बर और खतरनाक लोग के रूप में। मासाई समाज में औपनिवेशिक काल के बाद कौन सा नया भेद पैदा हुआ? अमीर और गरीबी चरवाहों का भेद प्रारंभ हुआ। दोस्तों, हमारा चैप्टर 5 एनसीईआरटी कक्षा 9 की पुस्तक से लाइन बाय लाइन प्रश्न समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।